जनतेच्या न्याय हक्कासाठी प्रजासत्ताक न्यूज सदैव आपल्यासोबत। लोकसभेच्या प्रवास योजनेअंतर्गत भारत सरकारच्या अन्न प्रक्रिया विभाग आणि जलशक्ती मंत्रालयाचे सन्माननीय मंत्री महोदय नामदार प्रल्हादजी पटेल साहेब हे आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत। एकूण राज्यातील 16 लोकसभा मतदारसंघामध्ये हा प्रवास दौरा सुरू आहे। वेगवेगळ्या केंद्रीय मंत्र्यांना ती जबाबदारी देण्यात आलेली आहे। आपल्या शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाची जबाबदारी ही आता मान्य मंत्री महोदयांच्यावर सोपवण्यात आलेली आहे आणि याचे जे प्रभारी आहेत ते समन्वयक आहेत आपले डॉक्टर दौलतराव राहुल जे आहेत ते त्याचे समन्वयक आहेत। यापूर्वी मंत्री महोदयांनी कोपरगाव, शिर्डी, नेवासा, श्रीरामपूर या मतदारसंघाचे विधानसभा मतदारसंघाचे दौरे केले आणि आज संगमनेरचा मागच्या दौऱ्याचा काही राहिलेला भाग आणि अकोला तालुक्याचा दौरा त्यांच्या उपस्थितीत होणार आहे। काल नेवासा येथे श्री क्षेत्र देवगडला जाऊन त्यांनी परम आदरणीय हरिभक्तपरायण भास्करगिरी महाराजांचाही त्या ठिकाणी दर्शन घेतलं आणि नेवाशालाही संत पूजनाचा कार्यक्रम झाला। त्याचबरोबर श्रीरामपूरला केंद्रीय योजनेच्या लाभार्थ्यांचा एक मेळावा झाला आणि जिल्ह्यातील सगळ्या यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत केंद्रीय योजनेचा सुद्धा मान्य मंत्री महोदयांनी आढावा घेतला। या सर्व दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या सुरू असलेल्या ज्या योजना आहेत किंवा केंद्र सरकारने जे काही निर्णय घेतलेले आहेत त्याची माहिती आपल्याला देण्यासाठी मान्य मंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत आज पत्रकार परिषद घेण्यात आलेली आहे। मी आपल्या सर्व पत्रकार बांधवांचं मान्य मंत्री महोदयांच्या समवेत आलेले आमचे प्रदेशचे नेते मान्य रवींद्र अनासपुरे साहेब, जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र भाऊ बोरकर, सरचिटणीस मान्य नितीन दिनकर, मान्य जारीदारजी वागचौरे आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मी आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक पत्रकार बांधवांचं स्वागत करतो। अधिक वेळ न घेता मी सन्माननीय मंत्री महोदयांना विनंती करतो। महाराष्ट्र के हमारे वरिष्ठतम मंत्री आदरणीय राधाकृष्ण विखे पाटिल साहब, जिले के अध्यक्ष राजेंद्र गौरकर जी, रवि जी, नितिन जी, अन्य सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, मैं सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संगमनेर के सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, फोटो जर्नलिस्ट सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मेरा आज 3 दिन का प्रवास पूर्ण होगा और मैं इस लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मेरा प्रवास होगा। पहले चरण में मैं गौरवान्वित हूं कि मुझे ऐसे पुण्य क्षेत्र में आने का मौका मिला, वहां की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक विरासतों को जानने समझने का मौका मिला। क्योंकि सरकार की योजनाएं, केंद्र की योजनाएं यहां पर काम करती है, वो जो राजनीतिक परिवेश होता है वो भी मुझे जानने समझने का मौका मिला है। और इसलिए मैं इस लोकसभा क्षेत्र के मुख्यालय पर जो मैंने अनुभव किया कि पाटिल साहब मेरे बाजू में हैं, कम से कम राजनीति में जो भय था वो पहले चरण में मुझे समाप्त होते दिखता है। दूसरा, जब मैं देखता हूं कि योजनाओं के क्रियान्वयन में कितनी मुस्तैदी से काम होना चाहिए, तो मेरा जो दूसरा अनुभव है कि केंद्र की योजनाओं को ईमानदारी
ईमानदार तौर पर ना बताना, ये मुझे लगता है कि राजनीतिक बेईमानी है। केंद्र की योजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी होती है, लेकिन ये हिस्सेदारी आपके माध्यम से और जनप्रतिनिधियों को ईमानदारी के द्वारा समाज को बताना चाहिए ताकि लोग अपना मूल्यांकन कर सकें। मैं देखता हूं कि अभी जल जीवन मिशन, मैंने जब कल समीक्षा की थी श्री रामपुर में, तो मैं गौरवान्वित हूं कि जब जल जीवन मिशन 2019 में शुरू हुआ था तब जिले में कुल 12% पाइप लोगों के पास पाइपलाइन के द्वारा पानी था। आज वो आंकड़ा 67% हो गया, लेकिन अभी भी 32% से ज्यादा लोगों के पास नहीं है और वो चुनौतीपूर्ण कार्य है। चाहे वो मल्टी विलेज स्कीम हो, चाहे सिंगल विलेज स्कीम हो, हमें समय के साथ उनको जल्दी से पूरा करना होगा। ये अहम बात है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर ये आंकड़ा हम देखते हैं तो वो आंकड़ा जब जल जीवन मिशन शुरू हुआ था तो कुल 3,23,00,000 लोगों के पास, परिवारों के पास पाइपलाइन के द्वारा पीने के पानी की सुविधा प्राप्त थी, लेकिन वो आंकड़ा अब 10,21,00,000 हो गया है। 2024 तक हर परिवार को पाइपलाइन के द्वारा पानी देना, ये मोदी सरकार का लक्ष्य है। और मुझे लगता है कि जब हम केंद्र की योजनाओं की मैं समीक्षा कर रहा था तो यहाँ अभी भी प्रधानमंत्री आवास योजना में, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में जहां पर जमीन पर मल्टी स्टोरी बनाकर गरीब आदमी को देना या झुग्गी विहीन करना, उसमें पिछली सरकार ने कोई फैसला प्रॉपर नहीं किया था, लेकिन अभी 22 अगस्त को एक फैसला निकला जो ग्रामीण क्षेत्र में जरूर लागू होगा कि किसी भी प्रकार की सरकारी जमीन अगर वहां पर है तो भूमिहीन प्रधानमंत्री आवास के लिए पात्र व्यक्तियों के लिए वो जमीन दी जा सकती है। मैं महाराष्ट्र सरकार के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को हृदय से बधाई देता हूँ। एक और मैंने अनुभव किया, जब मैं पिछले दौरे में आया था तो पाटिल साहब मेरे साथ थे और उसी समय गायों पर जो रोग, लंपी रोग चल रहा था, उसी समय वो इतने चिंतित थे और अचानक यात्रा छोड़कर वो गए और आज हम महाराष्ट्र में हमने कंट्रोल किया है। इस बात के लिए भी मैं महाराष्ट्र सरकार का अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। मुझे लगता है कि ये चीजें ध्यान में इसलिए आनी चाहिए कि जब आप तुरंत कार्रवाई करते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ होता है। चौथी बात मैं कहूंगा कि फूड प्रोसेसिंग का मैं मंत्री हूँ। यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग के लिए ओडीओपी में दूध के लिए ये चिन्हित जिला है और उसके बाद में सहकारी सोसाइटियां भी काम करती हैं, बाकी सब लोग भी काम करते हैं, लेकिन फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हम और भी लंबी उछाल ले सकते हैं। ये अवसर इस जिले के पास में है। अंत में मैं ये कहूंगा कि हम सब, जब मैं स्कीमों का, केंद्रीय स्कीमों का मैं जब मूल्यांकन कर रहा था तो मुझे एक बात बड़ी अलग लगी। जैसे आयुष्मान कार्ड योजना है, यहाँ स्थानिक तौर पर एक योजना चलती है, लेकिन आयुष्मान कार्ड का लाभ अभी भी लोगों तक पहुंच से दूर है। कुल 25% लोगों के पास इस जिले में आयुष्मान कार्ड है। तो मुझे लगता है कि केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन ईमानदारी के साथ हो, ताकि जिसको भी, उसके पास, व्यक्ति के पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो किस योजना का उपयोग करेगा। तो मुझे लगता है कि ये आम आदमी के लिए बेहतरी होगी। अंत में मैं कहूंगा कि जब देश आजाद हुआ था तब राज्य के और केंद्र के अधिकारों को बांटा गया था। राज्यों को किन क्षेत्रों में काम करना था, वो क्षेत्र आज आवास है, बिजली है, सड़क है, पानी है, स्वास्थ्य है, ये राज्य के विषय थे। लेकिन राज्यों ने जब अपना उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया तब भारत सरकार ने उसमें सहयोग देना शुरू किया है और इसलिए सांसदों से अपेक्षा की जाती है कि वो दशा की बैठक में समीक्षा करें। आप लोगों से भी अपेक्षा की जाती है कि उनकी गुणवत्ता के बारे में ये सूचनाएं आती रहे। हम एक दूसरे की शिकायत करने या कमियां ढूंढने नहीं आए, लेकिन हम ये सुनिश्चित करने के लिए जरूर आए हैं कि चीजें समय पर हो। कोई व्यवधान यदि उसमें है तो राज्य सरकार से मिलकर तत्काल उसको दूर किया जाए, ताकि मोदी सरकार का जो संकल्प है, जो मोदी जी का संकल्प है कि समय पर योजनाओं का पूरा होना जरूरी है और जो समय के पहले योजनाओं को पूरा करे उसको पारितोषिक देना जरूरी है। और मुझे लगता है ये जो प्रयास है, ये प्रयास के लिए मैं अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का अभिनंदन करता हूँ।
अपने नेता यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि केंद्रीय मंत्रियों को उनको राशन की दुकान भी देखना है, वहां पर जन सब दवाइयां जहां मिलती हैं वो भी देखना है, गांव में जाना है, हर वर्ग के लोगों से मिलना है, बुद्धिजीवियों से मिलना है, आप पत्रकार मित्रों से मिलना है, क्योंकि जो फीडबैक देते हैं वो वर्ग आप ही है। और हमें अभी इस झगड़े में नहीं पड़ना, हमें इस झगड़े में नहीं पड़ना कि कौन किसका है। मैंने हाँ ये सच है कि राजनीतिक ईमानदारी होनी चाहिए और हम सब मिलकर परिणाम देंगे तो गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को हम न्याय दे सकते हैं। ये मंशा मोदी जी की है, लेकिन कार्य प्रणाली का फर्क ये आकलन आपको भी करना होगा, जनता को भी करना होगा। इसलिए मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी है और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी भारत ने की जो अर्थव्यवस्था है उसने 5वां स्थान प्राप्त किया है। जिनने 250 वर्ष हमको गुलाम रखा उस ब्रिटेन को ढकेल कर हम आज उसको 6वें नंबर पर ढकेल कर हम 5वें नंबर पर आए हैं। और ये लक्ष्य है कि 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे और तीसरे नंबर पर पहुंचे। इसलिए जरूरी है कि हम इस जो समय कम है, अभी 2022 से 2030 में 8 साल का ही फर्क है, लेकिन जब हम 8 साल में 11वें स्थान से 5वें स्थान पर जा सकते हैं तो बचे हुए 8 साल जो 2030 को पूरे होंगे उसमें हम निश्चित रूप से दूसरे और तीसरे नंबर की दुनिया की अर्थव्यवस्था अगर हम बनना चाहते हैं तो उसमें ऐसी ही कार्यप्रणाली जरूरी है जो मोदी जी के नेतृत्व में चलती दिखती है। केंद्रीय मंत्रियों को नॉर्थ ईस्ट 1 महीने में जाना जरूरी है, रात रुकना जरूरी है। अभी मुझे महाराष्ट्र की जिन सीटों पर भेजा है वहां मुझे 3 दिन रहना है, 2 रात रुकना कंपलसरी है। और फॉर्मेट जो पार्टी के या जो हमारे वरिष्ठ नेतागण है वो बनाते हैं उसका पालना करना जरूरी है। ये इससे मुझे भी सीखने मिलेगा, जानने समझने के लिए मिलेगा। कोई कमियां होंगी तो उन्हें दूर करने का मुझे अवसर मिलेगा। मैं इस यात्रा को बहुत ऐतिहासिक यात्रा मानता हूं और अमृत काल के लिए ये यात्रा है। आजादी के 75 वर्ष हमने 15 अगस्त को पूरे कर लिए। जो लक्ष्य हमें प्राप्त करने थे वो लगभग हमने पूरे कर लिए, लेकिन आने वाले 25 साल की यात्रा जो अमृत काल की यात्रा है उसमें ये प्रवास उस यात्रा का एक पड़ाव है। अमृत सरोवर जैसे सरोवरों को जब मैं देखता हूँ और उसमें भरा हुआ जल जब हमें दिखता है तो हमें लगता है कि हाँ हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। अंत में ये पंक्ति कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि हर व्यक्ति को 2024 तक पाइपलाइन के द्वारा 55 लीटर पानी देने का संकल्प मोदी जी का है। राज्य सरकारों को ये इम्प्लीमेंटेशन करना है, लेकिन जब एक व्यक्ति के पास 55 लीटर पानी 24 घंटे में होगा तो 50 लीटर उसको उपयोग करके वो ग्रे वाटर बनाकर फेंकेगा। और ये ग्रे वाटर मैनेजमेंट पर समाज जीवन में जागरूकता, उसके प्रयास समानांतर अगर नहीं चले तो हम चुनौतियों का सामना करेंगे जैसे नगरीय क्षेत्र में करते हैं। तो एक तरफ जब हमें सुविधा मिलती है तो दूसरी तरफ कुछ सामने चुनौतियां भी आती है। दोनों के बीच समन्वय बिठाने का काम ऐसे प्रवासों से होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यहाँ पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ। कोई प्रश्न अगर आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, अहमदनगर में 2 सांसद है तो दोनों जगह पे कमल खिलेगा? इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए और मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में उनकी कार्य प्रणाली का हर व्यक्ति समर्थन करता है, इसलिए मुझे कोई संदेह नहीं। एक तरफ केंद्र सरकार विकास की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ महंगाई आसमान छू रही है। अमीर और गरीबी की रेखा दूर चली जा रही है, इसके लिए नहीं, दूसरी बात से तो मैं बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूँ कि खाई बढ़ती जा रही है। बल्कि लक्ष्य ये है कि गरीबी रेखा से सब ऊपर हो जाए। उसके बीच में भी जो अंतर बचेगा, अगर हम अर्थशास्त्र को देखते हैं तो उस अंतर को कम करना सरकार की जिम्मेदारी है, जिस पर सरकार मुस्तैद है। अगर किसी झोपड़ी कच्चे मकान वाले को अगर पक्का मकान बना कर दिया, उसको गैस का कनेक्शन दिया, शौचालय दिया, तो जीवन स्तर बढ़ेगा। तो सिर्फ जीवन स्तर नहीं बढ़ेगा, उसका समय बचेगा, उसका स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा तो वो बेहतर उसका 2 घंटे अच्छा काम करेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। और उससे बड़ी बात है कि भारत के विकास में वो बड़ा योगदान करेगा। और इसलिए हम ये मानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था के बढ़ने के साथ हमें अपनी भागीदारी बढ़ानी होगी। उदाहरण एक मैं आपको देता हूं, अमेरिका में 60% महिलाएं काम करती है, सरकारी नहीं काम करती है, लेकिन भारत में वो प्रतिशत 32% है। अगर हम इसको 60% भी ले जाएंगे तो आप मानकर चलिए उसकी हालत भी सुधरेगी
देश की हालत भी, हमारी इकोनॉमी भी ऊपर जाएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, बड़ा प्रतिशत जनता का मिला है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? कितना सुखद परिणाम हम अखबारों में पढ़ते हैं, अभी लोग छापते और दिखाते हैं कि पार्टी को जोड़ नहीं पा रहे हैं, भारत जोड़ने की बात करते हैं। राजस्थान तो अभी चल ही रहा है, अभी वो एपिसोड बंद नहीं हुआ। मुझे लगता है कि जब जमीन की सच्चाई का पता नहीं होता तो यात्रा अच्छी बात है, पैदल यात्रा अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारी नीयत ठीक नहीं है, हमारी समझ अच्छी नहीं, उद्देश्य ठीक नहीं, परिणामदायी नहीं हो सकती। सर, आप मध्य प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश में पीएससी का जो भर्ती है उसमें ओबीसी का आरक्षण घटाया गया है, ऐसा आरोप कांग्रेस कर रही है। और दूसरी बात, जिस तरह से भर्ती प्रक्रिया चालू थी तो अभी वहाँ पे आंदोलन भी शुरू है, उसके ऊपर क्या? मुझे लगता है कि अपन सब बौद्धिक क्षेत्र के लोग हैं। जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, और हम जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक था तो जो हरिजन और आदिवासियों की संख्या थी उसके आधार पर हमारे यहाँ आरक्षण पहले से उतना ज्यादा था। ऐसी स्थिति में जो शेष बचा, आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आजच प्रजासत्ताक न्यूज 24 ला सबस्क्राईब करा आणि रहा अपडेट। तसेच लाईक अँड शेअर करायला विसरू नका। प्रजासत्ताक न्यूज सदैव आपल्या सोबत।